बोला कि मैं अपने बॉस से बात करा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं उसके बॉस कौन थे। बोले जो चले बॉस कौन है? बोला मैं बात कराऊंगा फिर आपको नाम बता। तो पहले तो वो काम लाने लगा तो काम करता तो उसको पैसा दे देते थे। बोला भाई 50% लूँगा क्योंकि मैं मेरे बॉस को भी देना पड़ता है, ऐसा बोला। फिर थोड़े दिन के बाद उसने बोला मैं आप मेरे को कॉल करो, मैं मिस कॉल करूँगा तो आप कॉल बैक करना, मैं किससे बात करूँगा मेरे घर। तो जब मैंने फ़ोन लगाया और उसने बात कराया, वो सामने वाले ने बोला ऐसा ऐसा है, कोई भी काम रहेगा तो मैं सलीम के थ्रू आपको पहुँचा दूँगा। तो सलीम ने फिर खुद के हाथ में फ़ोन दिया और बोला ये बॉस है अपने देवेंद्र भारती बॉस है ATS। तो उसने बात करवाया था तभी बोला था ये अपने बॉस है देवेंद्र भारती सर है ATS मेरे को देंगे काम, मैं आपको दूंगा भाई, वो ज़्यादातर काम पड़ जाएंगे, इसलिए आप मेरे को 50% करवा लेना क्योंकि बॉस को भी देना पड़ता है। मैं तभी बोला? हाँ तभी बोला। इसलिए वो मैंने मेरे दूसरे दोस्त लोग यूसुफ भाई का इन लोग से कंफर्म कराया ना कि सलीम टच में है कि नहीं, कि खाली मेरे को बोल रहा है किसी आदमी को बीच में रख के, और शेयर के लिए भी हो सकता है ना। मैंने सोचा वो काम में हिस्सा बढ़ाने के लिए भी झूठ बोल सकता है ना, तो मैंने कंफर्म कराया मेरे दोस्तों से, क्योंकि मैं भी तो डोंगरी का हूँ, मुझे पता चलता है सलीम किधर आता है किधर जाता है 100%। हाँ, तो बाद में पता चला कि वो सही में उनके टच में, जिसमें बड़ी अमाउंट होती थी तो उसमें बोल देते थे कि इसने कंप्लेंट कर दिया है, वो देगा नहीं। बाद में पता चलता था कि उसके लिए वर्षों आके किसी भी आदमी से, कोई भी जोगेश्वरी के किसी भी आदमी से, कोई भी आदमी से जो सलीम को जानता है, उससे आप पूछेंगे वो खुद बता देगा कि वो सलीम ATS में देवेंद्र भारती साहब के ऑफिस में पूरा दिन बैठे रहते, किसी से भी, मेरे से नहीं, किसी से भी, कोई भी आदमी से, जोगेश्वरी, वर्सोवा, डोंगरी, ये एरिया में किसी को भी आप उठा के पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। और तनवीर भी जमा है, तनवीर आकर रोड में, उससे भी पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सलीम महाराज ATS में देवेंद्र भारती का खास बॉस बोलते थे हम लोग उनको, DB बॉस। कोड वर्ड था। नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। जी हाँ, अभी जो आप क्लिपिंग देख रहे थे, यह क्लिपिंग और कोई नहीं, एजाज लकड़ावाला की थी। यह एक कुख्यात गुंडा है जो कि अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम, जो कि एक घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, इनका खास आदमी है। वह नेपाल में रहकर मुंबई में किस तरह से फिरौती वसूल करता था, यहाँ से उसे कौन इंफॉर्मेशन बताता था, कौन देता था, किसका वरदस्त उसके ऊपर था, इस सब बारे में उसने बताया। बार बार वो बॉस और DB बॉस कर एक संबोधन दे रहा है, जिसके बारे में उसने आगे खुलासा किया कि यह बॉस या DB बॉस और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र IPS कैडर के श्री देवेंद्र भारती जी हैं। इस क्लिपिंग को सर्वप्रथम द्विवेदी, पत्रकार द्विवेदी उर्फ अकेला ने ABI न्यूज पर चलाया था, जिसके चलते कि प्रेस क्लब में, मुंबई प्रेस क्लब में देवेंद्र भारती जी के जो समर्थक थे, कुछ जो उनके, उन्होंने काफी आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इस तरह से देवेंद्र भारती को कैसे बदनाम किया जा सकता है, यह एक आरोपी का स्टेटमेंट है, आरोपी के स्टेटमेंट को कितनी वैल्यू देनी चाहिए, इस पे कार्रवाई नहीं हुई है, फिर कैसे कहा जा सकता है अकेला ने गलत किया। इसके चलते अकेला ने मुझसे संपर्क किया और इस मुद्दे पर कायदे में नियम से क्या प्रोविजंस है, क्या प्रावधान है और यह कहां तक सही है, इस बारे में कहने के लिए मुझसे विनती की। इसलिए मैं इस बारे में आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। ये जो एजाज लकड़ावाला है, इसे नेपाल से पकड़ कर लाया गया था। नेपाल से लाने के बाद में इसको सर्वप्रथम इसकी इंट्रोगेशन कस्टडी बॉम्बे क्राइम ब्रांच ने लिया था, जिसमें कि जॉइंट CP क्राइम उस समय के रस्तोगी साहब ने इस पर चौकसी की थी, पूरी उनकी टीम ने इसमें काम किया और उसके अंदर में मालूमात निकाली है। प्लस उस समय के तत्कालीन जो पुलिस आयुक्त श्री संजय बर्वे जी के सामने भी इसने यही सब बातें बताई जो इस वीडियो में बता रहा है। तथा उसने भी बताया कि मुंबई में जो सलीम महाराज प्लस तारिक परवीन, हबीब फारूकी, ये जो सब लोग हैं, ये देवेंद्र भारती के एकदम क्लोज संपर्क में थे। सलीम महाराज तो
हमेशा देवेंद्र भारती जी के चेंबर के बाहर ही पुलिस मुख्यालय में चेंबर के बाहर ही बैठा रहता था और उसने ही देवेंद्र भारती के कहने पर इनको सब इंफॉर्मेशन दी और देवेंद्र भारती से एजाज लकड़ावाला का उसने फोन पर संपर्क भी करा के दिया। उसी के चलते एजाज लकड़ावाला के स्टेटमेंट्स और ये सब जो उसकी तहत एजाज लकड़ावाला, सलीम महाराज, तारिक परवीन, ये तारिक परवीन वही तारिक परवीन है जो सारा सहारा में दाऊद के भाई इकबाल कास्कर के साथ मोका के अंतर्गत सजा काट चुके हैं। तो वहां इसने बताया, उसके एक तरह से कन्फेशन दिया सीपी और इनके सामने। फिर यही चीज उसने संजय पांडे जी, समादेशक होमगार्ड, पुलिस महासंचालक दर्जे के, इन्होंने भी उसकी इंक्वायरी की और उसका जेल में रहते हुए, मतलब जब एजाज लकड़ावाला जेल में था, यानी वो किसी के दबाव में नहीं था, वो स्वतंत्र था, उस समय भी उसने इसी तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसमें भी उसने देवेंद्र भारती जी को भी बताया कि उनके सरगना रहे हैं। फिर इसी तरह का मालूमात उसने थाना क्राइम ब्रांच एंटी एक्सटॉर्शन सेल के सामने भी दिया। ऐसे 3 अलग अलग कालावधि में, यानी 2020 के जनवरी फरवरी के आसपास की कालावधि है, फिर 2020 के एंड की कालावधि है, फिर 2021 की शुरुआत की कालावधि है। 3 कालावधि में तीनों अलग अलग परिस्थिति में उसने एक ही शब्द कहा है कि वह सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र भारती जी के लिए काम करता था और उस द्वारा फिरौती में मिली हुई रकम मुंबई से दुबई, दुबई से नेपाल हवाला होकर जाती थी और उस रकम में का 50% रकम यह एजाज लकड़ावाला खुद रखता था और 50% रकम सलीम महाराज के थ्रू यहाँ पहुंचा दिया जाता था, जिसे कि ये देवेंद्र भारती, सलीम महाराज ये लोग आपस में बांट लिया करते थे। ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि मोका केस के अंदर में आरोपी का जो बयान होता है, कन्फेशन होता है, वो कोर्ट ग्राह्य रखती है। ऐसी परिस्थिति में भले आज समादेशक संजय पांडे जी के पास में इन्वेस्टिगेशन के पावर्स नहीं है, इसलिए वो उस पर कड़क कार्रवाई नहीं कर सकते, सिर्फ रिपोर्ट भेज सकते हैं। लेकिन श्री संजय बर्वे जी उस समय सिर्फ चौकसी अधिकारी ने, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस भी थे, वे उस पर उन्होंने कार्रवाई करना उन्हें बंधनकारक था, क्योंकि ये देश की सुरक्षितता का प्रश्न है। दाऊद का आदमी नेपाल से बैठकर यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर के संरक्षण में सब फिरौती के काम चला रहा है, दहशत निर्माण कर रहा है, बिल्डर्स, बड़े बड़े व्यापारी, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमका रहा है, उनसे पैसे वसूल कर रहा है और वो आपस में बांट लिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में संजय बर्वे जी ने भी उसके ऊपर कार्रवाई करना बंधनकारक था, जरूर था और देवेंद्र भारती को भी केस लेकर उनको भी मौका के तहत उनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई करना चाहिए था। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज 2 डीजी लेवल के अधिकारी जब चौकसी कर रहे हैं और उनके फाइंडिंग्स वो दे रहे हैं, तो उन्होंने हवा में उड़ते हुए तो फाइंडिंग्स दी नहीं। उनके पेपर्स है, उनके स्टेटमेंट्स है, कॉर्पोरेटिव स्टेटमेंट है, विटनेसेस के स्टेटमेंट है। कुछ चौकसी तो करो, फिर बाद में किसी निर्णय पर आप जाइए। तो ऐसी परिस्थिति में अब आगे ये जो दोनों रिपोर्ट्स हैं शासन के पास है, उम्मीद करते हैं शासन उस पर जरूर कार्रवाई करेगा, क्योंकि रिपोर्ट बहुत ही संगीन है। बर्वे जी ने तो इतना तक कहा है, मुंबई ने पूर्ण महाराष्ट्र पुलिस दल के लिए खतरनाक है। संजय पांडे जी ने भी कड़क रिपोर्ट भेजा हुआ है। इन रिपोर्टों के तहत देवेंद्र भारती के ऊपर गुनाह दाखिल करना और उन पर कार्रवाई करने के लिए सिफारिश की गई है। मेरी सरकार शासन से यही विनती है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे गंभीर आरोप जिस वरिष्ठ अधिकारी पर लग रहे हों, उसके ऊपर कार्रवाई तो की जाए और उस कार्रवाई होने तक वो कोई भी दबाव डाल सकता है, साक्षीदारों को बरगला सकता है, एविडेंस खत्म कर सकता है। तो इसलिए जब तक कार्रवाई पूर्ण नहीं होती, श्री देवेंद्र भारती जी को निलंबित किया जाए और निलंबित कर उनके ऊपर कायदे से जो नियमानुसार जो केसेस वो लिए जाए और अगर उसकी सत्यता और अधिक निकलती गंभीरता रहे तो उनके ऊपर मौका के तहत कार्रवाई भी की जाए। यही मेरी शासन प्रशासन से विनती है और यही मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।